और सब पाक बारे कशीदगी की तनाजुर में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सफारती महाज संभाल लिया है। उनकी क़यादत में जो पार्लिमानी कमेटी है वो न्यूयॉर्क में मौजूद है। ज़ाहिर है अक़वाम मुत्तहिदा और मेरे ख्याल से मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में वो जाएंगे जी। बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब पाकिस्तान आ रही थी तो जो आखिरी जो उन्होंने ख़िताब अमेरिका में किया था वो मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में ही उन्होंने किया था। तो मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट जो है एक बड़ा ज़बरदस्त थिंक टैंक है और वहाँ पे वो शायद वहाँ पर भी वो ख़िताब करें शहरी अमान साहब और बाकी जगहों पर भी थिंक टैंक्स में, और बाकी देखते हैं कि किन शख्सियात से उनकी मुलाकात होती है। ये जो एक महाज तो यूक्रेन की जंग क्या वो ख़त्म होती है या मज़ीद बढ़ जाती है, यहाँ फ़ैसला होना है नेटो का और यूरोप का। और मैंने पहले भी बात की कि प्रेसिडेंट मैक्रोन जो हैं और ये टैरिफ्स और ये बाकी सारे मामलात अगर ख़राब ये रखते हैं यूरोप के साथ तो उसके नतीजे में चाइना को उसका बेनिफिट हासिल होगा अगर अमेरिका यहाँ उलझ के रह गया। सही, क्योंकि चाइना रशिया के लिए भी कोई इशू नहीं है, रशिया भी जो है वो भी जब बहुत शदीद पाबंदियों से वो निकल के यहाँ पे आ चुका, और प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं वो बेचैन है कि वो मिलें और जंगें ख़त्म करवाएं और फिर चाइना की तरफ फोकस करें, या ये कि उनकी जो मुल्क के अंदर जो उनका रिसेशन की तरफ जा रहा है अमेरिका, वो उससे निकलें किसी तरह, फॉर एवर वॉर से निकलें वो। लेकिन ये फॉर एवर वॉर शुरू हो चुकी है जो कि यूक्रेन की है। अच्छा, अब इसमें जो है कल टॉक्स होंगी और मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई भी उसका नतीजा निकलेगा उन टॉक्स का, वो टॉक्स फेल हो जाएंगी क्योंकि वो इतने टेंस माहौल में हो रही है ना। मैंने कहा ना, ये साइबेरिया बहुत दूर है, यूक्रेन के बॉर्डर से बहुत दूर है साइबेरिया। साइबेरिया नॉर्थ एशिया है, ठीक है, और सर्बिया से इसको अलग समझा जाए कि एक मुल्क है सर्बिया, और वहाँ ये पॉलिटिकल कोई ओब्लास्ट भी नहीं है, कोई पॉलिटिकल एंटिटी। इसके बॉर्डर्स भी यूरल पहाड़ों से ऊपर ये पैसिफिक तक जाता है, मतलब एक साइबेरिया बहुत बड़ा एक इलाका है। वहाँ पे जेलों वगैरह में भेज देते थे एक ज़माने में ना, जो ज़ार के ज़माने में और बाकी भी सोवियत यूनियन में, वहाँ जेल्स वगैरह में भेजते थे, लोग वहीं मर जाते थे। तो वहाँ जो सख्त मतलूब कैदी होते थे उनके लिए वहाँ जेलें वगैरह बनी हुई थी। अच्छा, अब एक गज़ा के अंदर ये सूरत हाल बनी है कि वहाँ पे गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जो है, ये वही गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है जिसको जैक वुड और दूसरे लोग इसको हेड कर रहे थे, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, और वो पकड़े गए थे, उनके नाम आ गए थे, जैक वुड को रिज़ाइन करना पड़ गया था। तो वो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन अभी तक वहाँ पे गज़ा में मौजूद है, और वहाँ पर मौजूद लोगों को, जो मासूम लोग हैं, जो बच्चे हैं, औरतें हैं, उनको ये समझ में नहीं आया कि ये वो समझे कि यूनाइटेड नेशंस का है या रोटी मिल रही है, खाना मिल रहा है क्या। तो वो आगे वहाँ पे गए रोटी और खाना और अपना जो सामान लेने के लिए। तो वो जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने उन पे गोलियाँ चला दी, बगैर वजह की गोलियाँ चला दी। मतलब उसमें छोटे बच्चे, औरतें जो जिनके हाथों में खाली बर्तन थे, उन पे गोलियाँ चला दी, और 50 के करीब वहाँ पे बच्चे और औरतें शहीद हो गए। अच्छा, अब ये वाक़या अभी पेश आया थोड़ी देर पहले, यानी आज दिन में, और इस वाक़े के ये उस वक्त पेश आया है जब दूसरा दिन भी गुजर गया, और हमास का ये कहना है कि ये जो एग्रीमेंट है ये बहुत अच्छा है। ये जो एग्रीमेंट है जिसकी हमने कॉपी भी दिखाई, ये बिल्कुल यही मुसव्वदा है, इसका ओरिजिनल हम जो उसको दिखा रहे हैं कई दिन से, कि 60 दिन का सीज़फायर ड्यूरेशन और 10 कैदी जो हैं वो एक मरहले पे रिहा हो। तो उसने, हमास ने इसको मुसव्वदे को रद्द नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि जी इसमें पहली बात तो ये कि परमानेंट सीज़फायर कहाँ पे है। ये अगर 10 जो है ये कैदी जो हैं वो हमने रिहा कर दिए, और 10 कैदियों के रिहा करने के बाद इसराइल ने, जैसे कि पहले जनवरी में हुआ था, एक मरहला ख़त्म हुआ था, तो उन्होंने बहाना छेड़ के वो दिन है और आज का दिन है, वो कत्लेआम जारी है, तो फिर कत्लेआम शुरू कर दिया नेतन्याहू ने। तो अमेरिकन गारंटी इसको परमानेंट सीज़ फायर का ऐलान करें, इसमें 60 दिन का नहीं करें, इसको परमानेंट सीज़ फायर का करें। एक तो उनकी तरफ से ये बात हुई है कि इसको परमानेंट करें या 7 साल के लिए करें जो आपने हमसे वादा किया था। इन्होंने इसको मुस्तरद नहीं किया। इन्होंने, हमास ने आगे से कहा है कि भाई हमें गारंटी दें कि ये दूसरा मरहला जो आप कह रहे हैं, पहला मरहला जो ख़त्म हो गया था तो उसके बाद तो इतना बड़ा गैप आ गया, वो जनवरी से ख़त्म है, उसके बाद तो कत्लेआम जारी है, तो क्या गारंटी है कि इसके बाद नेतन्याहू दोबारा कत्लेआम नहीं शुरू करेगा। तो इसको परमानेंट सीज़ फायर का रंग दें,
इसको परमानेंट करें, 6 साल 7 साल, जिस दौरान ये कंस्ट्रक्शन होनी है, सारा कुछ होना है, नई पॉलिटिकल जो वहाँ पे जो भी सियासी ढांचा बनना है गज़ा में और मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी रियासत का, उसको आप ऐलान करें और उस तरफ आगे बढ़ें आप। लेकिन ये है कि ये क्या है कि इसमें तो कोई गारंटी है ही नहीं कि इस दौरान अगर कुछ हो गया तो वो सर्वेलेंस भी जारी है और ये भी जारी है, तो हमारे लोग तो मारे जाएंगे बीच में, हम इसलिए तो यहाँ पे नहीं है। इसके ऊपर जो है वो स्टीव विटकॉफ ने बड़ा सख्त ट्वीट कर दिया और उन्होंने जो मैसेज किया, वो मैसेज 4th स्लाइड अगर मैं दिखाऊं तो उन्होंने कहा, आई रिसीव द हमास रिस्पॉन्स टू यूनाइटेड स्टेट्स प्रपोजल, इट्स टोटली अनएक्सेप्टेबल एंड ओनली टेक्स अस बैकवर्ड। बड़ा उन्होंने डिप्लोमेटिक अंदाज में बात की कि ये पीछे की तरफ ले जाएगा। हमास शुड एक्सेप्ट द फ्रेमवर्क प्रपोज्ड we put forward as the basis for proximity talks which can begin immediately this coming week. अच्छा, फौरन शुरू हो सकती हैं। This is the only way we can close a sought-in ceasefire deal in coming days in which half of the living hostages, half of those, ये वही सारी बात, ठीक है। अच्छा, और फिर उसके बाद इन गुड फेथ टू ट्राई टू रीच अ परमानेंट सीज फायर। वो ही कहते हैं, हमास ये कह रहे हैं कि जी आप परमानेंट सीज फायर को, ये कह दें कि हमने परमानेंट सीज फायर करना है, परमानेंट सीज फायर का ऐलान कर दें, बाकी बातें सारी जो हैं वो तो हम मान चुके हैं, ठीक है। और हमारी तरफ से सारे इकराम वाली एक ही वक्त में रहा हो जाए, ये किस्तों किस्तों में क्यों, हम तो सारा कर दें और परमानेंट सीज फायर कर दें अगर आपकी नीयत नेक है। और ये सारा उन्होंने इसको रिजेक्ट नहीं किया। लेकिन इस दौरान ये हुआ कि वो स्टीव विटकॉफ भी दबाव में है, वहाँ पे एक ज़ायनिस्ट लॉबी तो मौजूद है, वो उस दबाव में है। और वो जो है वो मैंने आपको बताया कि वॉर इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें सिर्फ असला नहीं होता, असलहा नहीं होता सिर्फ उसमें, ये बात में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें जो है बहुत कुछ होता है, ठीक है। उसमें अद्वियात और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी और आगे पीछे दाएं बाएं और पेट्रोल की ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत है और उसकी ज़रूरत है। तो जंगों के दौरान जो है वो इनोवेशंस भी हमेशा तेज़ होती हैं, बात हम पहले भी कर चुके हैं। ये ब्लड बैंक और ये फ्रोज़न फूड और ये सारे जो कंसेप्ट हैं ये हमेशा, और बहुत सी इजादात बड़ी बड़ी जो इन जंगों के दौरान ही निकली हैं। अब ये देखें ना, जंग के दौरान ही कितना अभी ये जो मार्का हुआ है इसमें कितनी टेक्नोलॉजी सामने आई है ना, कि कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ पे ज़्यादा, कौन टेक्नोलॉजी में आगे है। ये इंडिया के साथ जो पाकिस्तान की जंग हुई है, तो इसमें तो बात ये सारी कि वो यहाँ पे मामला रुका हुआ था, तो स्टीव विटकॉफ जो है उन्होंने उससे में बात की। अच्छा, साथ ही वहाँ पे ओमान के थ्रू वो भी रिसीव हो गया ईरान को, कि जो प्रपोजल है उनका, ठीक है, कि इसको वो प्रपोजल ईरान ने कहा है कि हमें मिल गया है और अब हम इसे गौर कर रहे हैं। लेकिन ये कि इसी दौरान ही कत्लेआम हो गया, गज़ा के बच्चों का कत्लेआम हो गया, और उस वक्त हुआ जब सऊदी अरेबिया के साथ साथ जो है वो यहाँ पे सऊदी अरेबिया और मिस्र और ये सारे जो लोग हैं ये जाने की कोशिश कर रहे थे मगरबी किनारे, मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि जाके वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे, और इसराइल ने वो रोक दिया क्योंकि, और वहाँ महमूद अब्बास इंतज़ार कर रहे थे। ज़ाहिर है महमूद अब्बास जो है वो किसी सूरत भी ये अलाउ नहीं करेंगे कि उनके जो लोग हैं वो वहाँ पर जो है किसी भी तरह से ऐसा हो कि वो जो है वो मगरबी किनारा हाथ से निकल जाए और गज़ा में एक वो बन जाए, वो गए गज़ा में और क़त्लेआम होता रहे फ़लस्तीनियों का, मगरबी किनारे में मुस्लिम क्वार्टर और बाकी जगहों पे आके बैठ जाए। वो नेतन्याहू ने इसीलिए वो तस्वीर नीचे सुरंग में से दिखाई थी ना, कि ये हमारी यहाँ से कैसे हमें निकालोगे। तो सऊदी अरेबिया और अरब ममालिक ने कहा अच्छा फिर हम आते। मैंने आपसे बात की ना कि ये आयरन डोम और ये पैसे और ये सारी चीज़ें अभी 10 सालों में इन्वेस्टमेंट होनी है, अभी हुआ कुछ नहीं है, अभी होगा उस वक्त जब ये शराइत इनकी भी मानी जाएंगी, अरब ममालिक की भी, अरब प्लान होगा तो आगे बात चलेगी, वरना नहीं चलेगी बात आगे, ठीक है ना। वरना सारे मुआहदे जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे अपनी जगह, ये इधर ही उलझ के रह जाएगा अमेरिका, मिडिल ईस्ट के अंदर ही। और मिडिल ईस्ट में कोई एक पावर नहीं है, ये ज़हन में रखें, मिडिल ईस्ट में कोई एक पावर नहीं है, मिडिल ईस्ट में बहुत सारी पावर्स हैं, मिडिल पावर्स भी हैं, बड़ी पावर्स भी हैं। मतलब मिडिल ईस्ट जो है ना वो एक बहुत बड़ा, अब ऐसा कुआं है जो गया उसमें तो गया। और मिडिल ईस्ट के साथ आप फिर आप नॉर्थ अफ्रीका भी लगाते हैं, सूडान के हालात आप देख लें वहाँ पे क्या हालात हैं, सूडान के, लिबिया के, बाकी जगहों के। और ऑलरेडी वहाँ से अमेरिका तो ग्लोबल साउथ की तरफ फारिग हुआ है, तो क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स। अच्छा, ये ज़रा इस पे आ जाएं कि ये जो अगर ये 500% लगाते हैं
टैरिफ ये 50% जो इन्होंने कल कहा है ना कि 50% स्टील पे लगा रहा हूँ मैं, 50% उस पर लगा रहा हूँ और 500%, तो वो 50% जो लगाने जा रहे हैं, तो 50% सबसे ज़्यादा स्टील क्लब ने बात की थी वो तो बनता है चाइना से आता है सबसे ज़्यादा, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टील चाइना बनाता है। लेकिन ये है कि जो अमेरिका को सबसे ज़्यादा स्टील आता है वो आता है कनाडा से, लेकिन इंडिया से भी आता है। और इंडिया से आता है सबसे ज़्यादा तो इंडिया में टाटा जो ग्रुप है वो है। दूसरा जो ग्रुप है वो उनका JSW, जिसको ओन करते हैं सज्जन जिंदाल। ये वो स्टील है जो सबसे ज़्यादा अमेरिका में अगर जाते हैं तो, बल्कि टाटा ग्रुप से ज़्यादा या आगे पीछे ये सज्जन जिंदाल जो हैं ये भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के बहुत करीबी दोस्त हैं। सही। और ये स्टील के काम में ये हैं। और ये जो सज्जन जिंदाल हैं इनका स्टील जाता है अमेरिका, और इनके ऊपर भी वो टैक्सेस वैक्सेस और ये भी सुप्रीम कोर्ट फड्डे आगे पीछे। लेकिन वो अदानी और अंबानी चूंकि गुजरात से हैं तो ये ज़रा साइड पे रहते हैं, वरना ये भी बहुत बड़े बेनिफिशियरी हैं इस पूरे सेटअप के, जो कि मोदी जी का सेटअप है जो पिछले कई सालों से मौजूद है। अच्छा, अब इशू ये, और ये स्टील का कारोबार करते हैं तो इनका स्टील अमेरिका जाए तो प्रेशर इनके ऊपर भी आ रहा है कि भैया क्या करना है। अच्छा, अब इसमें जो दूसरी जो बात है वो ये है कि अब ये आ गया प्रेशर, ये लोग शहीद हो गए और ये गजा फाउंडेशन के लोग शहीद हो। अब इसराइल के फौजी कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, हमने गोलियां किसने, इमदादी काम करने वाले गोलियां चलाएंगे आम लोगों पे, कि जो खाना लेने आए हैं बच्चे उनको गोलियां चला दी आपने, तो इन्होंने गोलियां चला दी। ये चाह रहे हैं कि जंग खराब हो, जंग फैले। तो उसके नतीजे में निकला कि हूतीज़ ने अटैक कर दिया अभी, और हूतीज़ ने अटैक किया, और उस वक्त अटैक किया जब सऊदी अरेबिया के जो वज़ीर ख़ारजा और कतर के वज़ीर ख़ारजा और UAE के वज़ीर ख़ारजा, इन जिन सब ने जाना था मगरिबी किनारे, तो वो जॉर्डन में मौजूद थे। यानी जॉर्डन में उनकी जो है वो उनको खुशामदीद का किंग अब्दुल्ला ने उनसे मुलाकात हुई और फिर जॉर्डन में उनकी मीटिंग हो रही थी अरब ममालिक, तो साथ ही उधर से वो कत्लेआम की खबरें आ गई। अब ये प्रेशर डेवलप हो रहा है अरब ममालिक के ऊपर कि भाई आपकी इन्वेस्टमेंट और ये और AI हब और सारा जो भी कुछ बनना है, लेकिन उधर से तो आपकी तो बात ही नहीं स्टीव वित्कॉफ की सुननी जा रही। देखिए ना, मैंने आपसे कहा कि अब स्टीव वित्कॉफ प्रेशर में है कि भाई मैं इसको कैसे करूँ, नेतन्याहू को करूँगा, पुराना उनका बेबी, इस तरह तो ये बेबीज नहीं जाएंगे ना, ये चाहे वो यूक्रेन हो या ये हो। अच्छा, चाइना पीछे है और पैती है एग्जिट कह गए हैं कि यहाँ से रेट बढ़ाओ, माल अपना सब डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाओ अगर आप लोग चाहते हो कि अमेरिका आपकी हिफाजत करे। अमेरिका भाई क्या हिफाजत करेगा आके? अभी अमेरिका के इंडोनेशिया की लड़ाई हो जाए, मलेशिया की लड़ाई हो जाए, खुदा ना खास्ता चाइना के साथ, तो अमेरिका की फौजें आएंगी यहाँ पे क्या? तो मसला ये है कि वो कह रहे हैं डिफेंस बजट बढ़ाओ। अच्छा, डिफेंस तो चाइना का इस पर रिएक्शन है बड़ा महसूस सा कि मतलब नॉन सीरियस सा हैं बातें और अपने उसमें रहें, और ज़्यादा मतलब जैसे चाइना देता है जवाब, चाइना ने कोई ख़ास इसको रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन चाइना इस पूरी सूरत हाल को देख रहा है कि ये तो फिर सकीन हो गए दोबारा यूरोप के अंदर। अच्छा, चाइना भी ये चाहेगा कि यूरोप के अंदर ही सकीन ही रहे ताकि यूरोप हमारे पास आए चाइना के पास, ठीक है। और चाइना जो है उसने यूक्रेन की मदद वगैरह बंद, चाइना ने तो एक पॉलिसी बिल्कुल ली हुई है। और जो रशिया भी डिपेंडेंट है चाइना का इस वक्त। अब देखें ना, साइबेरिया तक, मुझे नहीं पता है साइबेरिया पे कैसे ये दावा इन्होंने किया है, गलत ही है, लेकिन बहरहाल अगर सही भी है तो बड़ी खौफनाक बात है कि साइबेरिया तक जाना, मतलब मॉस्को तक जाने की बात हो रही थी, तो ये साइबेरिया तक कैसे पहुंच गए इनके ड्रोन? वो कह रहे हैं नहीं, ड्रोन स्मगल होके गए थे और वहाँ जाके एक्सप्लोजिव फटे। तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे एक्सप्लोजिव इतने सारे गए और 40 जहाज तबाह हो गए। बहरहाल प्रोपेगेंडा भी हो सकता है वेस्टर्न मीडिया का, लेकिन बहरहाल ये प्रोपेगेंडा जो है ये अगर है तो बड़ा ख़तरनाक है। फिर उसके बाद ये कि 2010 में प्रोग्राम का अख्ताम करता हूँ मैं, वो गुफ्तगू का कि वो जहाज़ों का एक छोटा सा काफ़िला जो है वो तुर्की से निकला था, और वो जो है वो फ्रीडम फ्लोटिला के नाम से, और वो तुर्की से निकला था। और ये वो दौर था जब ब्लॉकेड हुआ था मुकम्मल तौर पे गज़ा का, और तुर्की से वो रवाना हुआ था, और उसके ऊपर जो है वो इसराइल की फोर्सेस ने फिर अटैक किया था, और वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में, काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग शहीद हो गए थे जो तुर्की के इमदादी कारकुन थे। सही। और ये उसके बाद जो है वो बाकायदा माफ़ी मांगी थी इसराइल ने और पैसों की ऑफ़र की थी, और तुर्की के साथ बड़े शदीद ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, और गज़ा के जो नेवल ब्लॉकेट था गज़ा का उसको ख़त्म करना पड़ गया था इसराइल को, या उस नरम करना पड़ गया, इतना शदीद प्रेशर आया था। अब जो इटली है, सिसिली की जो बंदरगाह है, वहाँ से
दोबारा से फ्रीडम फ्लोटिला चला है और उसका नाम है मीलान, ठीक है, वो मीलान के नाम से वो चला है। और उसमें जो है वो एक तो ग्रेटा थर्मबर्ग मौजूद हैं। ग्रेटा थर्मबर्ग वो हैं जो मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से वो जो बच्ची एक मुजाहरे करती थी, और लेकिन वो जो ट्रंप जिससे शदीद नफरत करता है, वो 22 साल की हैं और वो फ़लस्तीन की हामी है। तो वो उस फ्लोटिला पे दोबारा वो इटली से वो पहुंच रहा है गजा, और उसमें इमदादी सामान और खाना पीना। अब देखना ये कि वो जहाज इधर पहुंचता है तो उस पर इसराइल क्या करता है। अच्छा, एक तो वो है उसमें वो तो उसको चले मारे मुरेंगे तो ट्रंप खुश होगा, क्योंकि ट्रंप बहुत तपता है उस बच्ची से ना। वो बच्ची ऐसे गुस्से में, ऐसे ट्रंप जा रहा है तो ऐसे गुस्से में ट्रंप को देख रही होती थी, गुस्से में ट्रंप आज तक नहीं भूला। तो ट्रंप अक़वाम मुत्तहिदा जा रहा है, बच्ची खड़ी देखा सामने, ऐसे बच्ची को देख ट्रंप जो है ना भूला नहीं है कि ये बच्ची जो है ना, ये बच्ची को, ये 22 साल की हो गई बच्ची। सेकंड ट्रंप 2.0 में ये फ़लस्तीन के, ये देखें आप एक्सप्रेशन देखें उसके कैसे देख रही ट्रंप को घूर के, ठीक है।